स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संजय सर विद ज्योग्राफी में। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अध्याय नंबर 7 खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बता दूं। परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पुट अप होते हैं और अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैपिंग के माध्यम से उसको दर्शाने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है भारत में रानीगंज या झरिया कहाँ पर स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है। या आपसे ये पूछा जा सकता है भारत में सबसे ज़्यादा लोहा सिस या मैग्नीज या कोबाल्ट या बॉक्साइट कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, आपको चित्र के माध्यम से दर्शाने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक में हम जिस भी खनिज संसाधन की चर्चा करेंगे उसको हम मैपिंग के माध्यम से भी देखेंगे ताकि जो आने वाले समय में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आपको इस वाले टॉपिक को काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और साथ साथ इस वाले टॉपिक में हमें आपको मैपिंग के माध्यम से उसके लोकेशन को हर जगह दर्शाना होगा। जैसे झरिया कहाँ पर है, रानीगंज कहाँ पर है और सीसा कहाँ पाया जाता है, तांबा कहाँ पाया जाता है, इनके प्रमुख खनन क्षेत्र कहाँ कहाँ पर स्थित है, वो आपको उस स्टेट के जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती है उस स्टेट में वहाँ पर दर्शाना होगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बने रहें। और उसके साथ साथ जो पेपर जिस समय आपको दर्शाने के लिए दिया जाएगा आपको चीज़ें उस समय आपके माइंड में फिट होनी चाहिए और ये चीज़ें तब आपको हमेशा याद रहेंगी जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू आप मैपिंग के माध्यम से ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक खनिज और ऊर्जा संसाधन। पहले हम देखते हैं खनिज क्या होता है। जो खनिज है बच्चों ये मुख्यतः हम कह सकते हैं खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। यानी खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं जैसे लोहा, कोयला, अभ्रक या बॉक्साइट। ठीक, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में निर्मित है। यह खनिज है जो हमारे भूवैज्ञानिक परिवेश है उसके अलग अलग दशाओं में निर्मित हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा ही निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे हो गया रंग हो गया, जो उनके प्राकृतिक गुण हो गया रंग के आधार पर, घनत्व के आधार पर या कठोरता के आधार पर या रासायनिक गुणों के आधार पर या गलनांक के आधार पर, वो क्रियाशीलता के आधार पर इसको पहचाना जा सकता है। इसी को हम खनिज कहते हैं। ठीक, इसको मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुणों, गलनांक व क्रियाशीलता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। इसे हम खनिज कहते हैं। क्लियर। अब हम देखते सीधे खनिज कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आपको इस डायग्राम को बनाना होगा सेम ऐसे ही। पहला हो गया धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। जो धात्विक खनिज है वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला लोहा, दूसरा अलोह है। लोहा का मतलब हो गया जिसमें लोहा की मात्रा होती है, अलोह का मतलब हो गया जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होती है। ये सब मुख्यतः लोहा, मैग्नीज, निकल या बॉक्साइट इस तरह के खनिज पाए जाते हैं। और जो अलोह धातु है, अलोह धातु है, इसमें मुख्यतः जैसे तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, इस तरह के खनिज पाए जाते हैं। फिर हो गया अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, ईंधन खनिज या ऊर्जा खनिज, दूसरा अधात्विक या अन्य खनिज। इसमें जो ईंधन खनिज है मुख्यतः इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि पाए जाते हैं। और जो अन्य अधात्विक खनिज है इसमें माइक्रा जिसे अभ्रक भी कहते हैं या चूना पत्थर, ग्रेफाइट आदि पाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया खनिज की जो वितरण है दो प्रकार में और उनके जो मुख्य खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं ये हो गया। आपको इस डायग्राम को यहाँ से बनाना हो गया। ठीक हो गया बच्चों। और इसमें जो मैंने यहाँ हेडलाइट कर रखा थोड़ा इसके बारे में पढ़ रखे हैं क्योंकि जो कार्बनिक और जो अकार्बनिक तत्व हैं वो क्या होते हैं थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं। धात्विक खनिज या तो कार्बन उत्पत्ति के होते हैं। और जो कार्बन उत्पत्ति के होते हैं जैसे हो गया आपका जीवाश्म ईंधन जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, या वे पृथ्वी में दबे प्राणी या पादप जीवों से ही प्राप्त होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि।
यानी यहाँ कहने का आश्रय क्या है, कक्षा 11 आपने एक टॉपिक पढ़ा था रॉक्स यानी चट्टान। उसमें मैंने आपको 3 प्रकार की चट्टानों के बारे में समझाया था। पहला हो गया आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरी या कायांतरी चट्टान। इसमें जो यहाँ पर कार्बनिक उत्पत्ति की जो बात हो रही है खनिज में, मुख्यतः जो कोयला पेट्रोलियम हमें प्राप्त हो रहा है, जो दबे प्राणी या पादप जीवों से प्राप्त हो रहा है, ये मुख्यतः अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। क्यों? जो अवसादी चट्टान उसमें क्या होता है, जो नदियों द्वारा, सरिताओं द्वारा, पवनों के द्वारा, समुद्री लहरों के द्वारा जो भी निक्षेप लाए जाते हैं, जो भी अवसाद लाए जाते हैं, वो निक्षेप के रूप में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वो कई हजारों कई लाखों वर्षों तक क्या होता है, नदी अपने साथ अवसाद लाती रहती है, वो परत दर परत उसके ऊपर बिछती रहती है। उसके माध्यम से क्या होता है कि जो सड़े गले जो जीव जंतु है, जो पादप प्राणी है, उसके माध्यम से क्या होता है, उसका जो परत दर परत चट्टान बिछने के माध्यम से नीचे का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद क्या होता है, वहाँ पर अगर हम वहाँ पर कोई खुदाई करेंगे तो उसमें क्या होता है, हमें विभिन्न तरह प्रकार के गलित पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिसमें से हमें कोयला भी प्राप्त होता है। ठीक, उसी के माध्यम पेट्रोलियम भी पदार्थ होता है और प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होता है। इस तरह की जो चट्टान की जो प्रतिक्रिया होती है, जिसके माध्यम से हमें क्या इस तरह के ईंधन प्राप्त होते हैं, उससे कहते हैं अवसादी चट्टान। ठीक हो गया बच्चों? आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। क्योंकि जो हमारे खनिज जो प्राणी हो गया, जो जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गया, जो गलित जो विभिन्न तरह के जो इस तरह के जो अवसाद जमा होते हैं नदी के माध्यम से, ठीक, उसी के माध्यम से हमें जो यहाँ पर जो ऊर्जा के संसाधन प्राप्त होते हैं, वो अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक, आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर दी मैंने। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है बच्चों? फिर हो गया अन्य प्रकार के धात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसा अभ्रक हो गया, चूना पत्थर और ग्रेफाइट। ठीक, अब आपको मैं थोड़ा यहाँ पर समझा दूँ धात्विक और अधात्विक खनिज क्या होते हैं। वैसे आपको समझ में तो आ चुका होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं इसको और समझा देता हूँ, जो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर होता है। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। पहला हो गया धात्विक खनिज। इसमें क्या, धात्विक खनिज वे खनिज है जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त किया जा सकता है, यानी जिन्हें गलाने से हमें धातु प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं धात्विक खनिज। जैसे हो गया लोहा हो गया, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीज, तांबा आदि। ठीक, इसका प्रमुख उदाहरण है। फिर हो गया अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज से धातु प्राप्ति नहीं किया जा सकता, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट, जिप्सन और मैग्नाइट। ठीक हो गया, इसके प्रमुख उदाहरण है। और फिर सेकंड हो गया धात्विक खनिज में ये पर है आग्नेय चट्टानों में ही पाई जाती है। ये जो धात्विक खनिज है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, आग्नेय चट्टान में। जो आग्नेय चट्टान होती है वो क्या होती है, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ इसके बारे में कक्षा 11वीं की बुक्स में। फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में यहाँ पर समझा दूँ। ये जो आग्नेय चट्टान है, इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि अन्य जो चट्टान की उत्पत्ति है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आग्नेय चट्टान से ही हुई है। आग्नेय चट्टान की जो उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भागों में गलित पदार्थ के जमने से ही होती है। जो आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में गलित पदार्थ के जमने से होती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो गलित पदार्थ है उसे हम मैग्मा कहते हैं। जैसे भी पदार्थ पृथ्वी से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद ठंडे होने के बाद वो जम जाता है, उस जमे हुए पदार्थ को, उस जमे हुई चट्टान को हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। ठीक हो गया बच्चों? जो मैग्मा होता है वो क्या करता है, जैसे बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद क्या वो ठंडा होता है, ठंडे होने के बाद जम जाता है। जब वो जम जाता है तो एक ठोस, एक हार्ड चट्टान के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस तरह की जो चट्टान हमें प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम आग्नेय चट्टान। ठीक हो गया? फिर हो गया सेकंड हो गया अधात्विक में, यह परतदार चट्टानों से मिलते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी समझाया, जो परतदार चट्टान है वो कौन सी होती है और जो उसकी उत्पत्ति है वो कैसे होती है, ये अभी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया। थोड़ा बहुत और इसको मैं बता दूं आपको। यानी जो परतदार चट्टान है, इन चट्टानों का जो निर्माण है, नदी जो इन चट्टान का निर्माण होता है नदी, पवनों आदि द्वारा परतों के रूप में निक्षेप से होता है। इसीलिए जो परतें हैं परत जम जाती है। इसी जमने के कारण इसे कहते हैं परतदार चट्टान। ये हमेशा कहाँ पाई जाती है, अवसादी चट्टानों में। ठीक, फिर लोहा खनिज हो गया और अलोह खनिज, ये आपको मैंने समझा दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत में खनिजों का वितरण। जो भारत में खनिज है उसका वितरण कितने प्रकारों में किया गया है। मुख्यतः जो भारत में खनिज वितरण है वो 3 प्रकार में किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा इसको देख लेते हैं। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीप पठारी क्षेत्रों की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से प्राप्त होती है। कोयले का लगभग 97% भाग है दामोदर हो गया, सोन, महानदी, गोदावरी नदी की घाटियों में पाया जाता है। क्योंकि जो यहाँ की जो मुख्य चट्टान है, जैसे हो गया आपका आर्कियन चट्टान हो गया, यहाँ पर क्या होता है धात्विक या अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और जो हमारी जो धारवाड़ चट्टान है वह धात्विक खनिजों के लिए काफ़ी जानी जाती है, जैसे लोहा, तांबा, इस तरह की। और जो कुड़प्पन विंध्य क्रम की जो शैल समूह चट्टान है मुख्यतः यहाँ जैसे डोलोमाइट, जिप्सन आदि यानी भवन निर्माण की सामग्री के लिए ही पाए जाते हैं। और जो पैटर्न जो गैस है वो तृतीय चतुर्थ क्रम की जो हमारी चट्टान है वहाँ पाई जाती है। और जो कोई पेट्रोलियम गैस और जो हमारा कोयला वगैरह जो पाया जाता है गोंडवाना सेल जो क्रम की चट्टान है यानी गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है। जैसे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कक्षा 11th में, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, जिसमें मैंने समझाया था जो पेंजिया है उसको 2 भागों में विभाजित किया है। ऊपर हो गया गोंडवाना ओंगोरा लैंड है और नीचे हो गया गोंडवाना लैंड है। और जो हमारा प्रायद्वीप भारत है वो मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टानों का ही भाग है। और मुख्यतः वहाँ पर 98% जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के समूह में ही पाया जाता है। इसलिए अधिकांश जो कोयले की जो खान है हमारे दक्षिण प्रायद्वीप भारत में ही है। इसलिए भारत को कहा जाता है खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत बहुत ही धनी है। कारण क्योंकि यहाँ पर जो भूगर्भीय संरचना की जो चट्टान है वो विविध प्रकार की चट्टान है। और जैसे कि आर्कियन चट्टान पड़ा, धारवाड़ पड़ा आपने, और विंध्य क्रम की चट्टान, कुड़प्पा का क्रम की चट्टान, इन चट्टानों में जो मुख्यतः पाए जाते हैं धात्विक और अधात्विक जो खनिज है सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं। इसलिए भारत को खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी जैसे हो गया पेट्रोलियम के लिए आरक्षित भंडार असम, गुजरात तथा मुंबई है, अर्थात जो अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है। जो असम वाला क्षेत्र है जहाँ पर भारत का पहला जो तेल कुआं खोदा गया था डिगबोई में। और मैंने ये भी समझाया था कि डिगबोई की जो हमने जो परिवहन वाला टॉपिक पढ़ा था डिगबोई के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी थी आपको। और जो गुजरात है, गुजरात में जो अलंकेश्वर एक क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या जो पेट्रोलियम क्या रिसाइकिल किया जाता है, इसीलिए गुजरात वाले क्षेत्र में ये पेट्रोलियम काफ़ी पाया जाता है। और उसके साथ जब मुंबई है इसमें जो असम के डिगबोई के बाद सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम का जो हमें भंडार प्राप्त होता है या पेट्रोलियम जो हमें प्राप्त होता है वो होता है मुंबई हाई से। ठीक हो गया बच्चों, ये था मुख्य चीज़ें। अब हम सीधे इसमें पढ़ते हैं जो इस टॉपिक का जो मुख्य चीज़ें इसमें जो वितरण कर रखा है 3 भागों में कर रखा है। अब कौन कौन से 3 भाग हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक हो गया, पहला हो गया उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें क्या है, इसमें क्या उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में पहला हो गया इस पेटी के अंतर्गत छोटा नागपुर यानी झारखंड, ओडिशा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में आते हैं। इसमें फिर नीचे प्रमुख लोहा तथा इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों अवस्थित है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध है जैसे लोहा, इसके कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक। यानी जो छोटा नागपुर का पठार है इसको कहा जाता है भारत का रूर प्रदेश। रूर यानी जर्मनी में एक स्थान है रूर, जहाँ पर विभिन्न तरह के खनिज संसाधन पाए जाते हैं जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज, इस तरह के जो खनिज संसाधन जो एक ही जगह बहुत मात्रा में पाए जाते हैं उसे कहते हैं रूर। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत का जो छोटा नागपुर पठार है उसको कह रखा है भारत का रूर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न तरह के खनिज संसाधन हमें प्राप्त होते हैं एक ही जगह, इसलिए आप इस चीज़ को यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हो गया दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। इसमें क्या है, यह पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु उच्च भूमि और केरल पर विस्तृत है। यानी जो दक्षिण पश्चिमी पठारे कहाँ है, कर्नाटक में, गोवा में और तमिलनाडु और केरला में। यह पट्टी लोहा धातु तथा बॉक्साइट के लिए समृद्ध है। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लोहा धातु और बॉक्साइट। फिर हो गया इसमें उच्च कोटि का लोहा, इसके मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है।
फिर नीचे पढ़ लेते हैं। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश है यहाँ पर कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरला में बहुत ज़्यादा लोहा धातु, बॉक्साइट और उसके साथ मैंगनीज या चूना पत्थर पाए जाते हैं। फिर हो गया तीसरा, हो गया उत्तर पश्चिमी प्रदेश। और इसमें क्या है, यह पट्टी राजस्थान में अरावली तथा गुजरात के कुछ भागों पर विस्तृत है और यहाँ के खनिज धारवाड़ क्रम की शैलों में समृद्ध हैं। जैसे आपको मैंने समझाया था ना, जो धारवाड़ क्रम की शैल है यहाँ पर क्या, जो धात्विक या अधात्विक खनिज है, दोनों प्रकार की खनिजों के लिए काफ़ी संपन्न है। और जो गुजरात में, जो राजस्थान और गुजरात में जो अरावली वाली पट्टी है राजस्थान में, यहाँ पर अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, यहाँ का मुख्यतः बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सन, जो कि भवन निर्माण के पत्थरों के लिए समृद्ध है। ये मुख्यतः जो बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर पाए जाते हैं, मुख्यतः आपकी जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, जो राजस्थान में स्थित है और गुजरात के कुछ क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर मुख्यतः इन्हीं चट्टानों का हमें यहाँ पर यही चट्टान हमें यहाँ पर प्राप्त होती है, जो कि भवन निर्माण के लिए काफ़ी उपयोगी है। जैसे संगमरमर, चूना पत्थर और ग्रेनाइट, जिप्सम आदि ये चट्टान पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। उसके बाद और मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। वो राजस्थान के ही क्षेत्र में जो मुल्तानी मिट्टी है सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में पाई जाती है। फिर नीचे हो गया डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। जो डोलोमाइट है तथा जो चूना पत्थर है, इस सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता कराते हैं। गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेप के लिए जाना जाता है, जैसे कि आपको मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि ये जो पेट्रोल अधिकांश हमें पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर जो हमारी नदियाँ अधिकांश नदियों के निक्षेप जो अधिकांश नदियाँ हैं उनसे लाए गए अवसाद, वो अवसाद एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं निक्षेप के रूप में। और हमेशा जो नदियाँ अवसाद आती है, जो निक्षेप के रूप में इकट्ठा होती है, हमारे तटीय क्षेत्र में होता है। इसलिए आप देख लीजिएगा, जो हमारा तटीय क्षेत्र है सबसे ज़्यादा वहीं पर क्या पेट्रोलियम पदार्थ की हमें प्राप्ति होती है। चाहे आप उस पर देख लीजिएगा, कृष्णा गोदावरी वाला तट देख लीजिएगा, और कावेरी बेसिन वाला तट देख लीजिएगा और ऊपर ब्रह्मपुत्र वाला देख लीजिए जो असम डिगबोई में है। इन्हीं के किनारों पर, इन्हीं तटों पर अधिकांश से क्या हमें पेट्रोलियम या गैसीय पदार्थ प्राप्त होते हैं। रीजन यही है। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक हो गया बच्चों। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हो गया लौह खनिज। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा लौह खनिज। इसमें लौह खनिज में हो गया पहला लौह एस्के। जो लौह एस्के होता है बच्चों मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसे हो गया पहला मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ये लौह एस्के के 4 प्रकार है। पहला मैग्नेटाइट, फिर हो गया हेमेटाइट और लिमोनाइट और चौथा हो गया सीडेराइट। ठीक हो गया बच्चों। तो इसमें जो उत्तम किस्म का कोयला होता है वो होता है हेमेटाइट। थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। भारत में लौह एस्के के प्रचुर संसाधन है। यहाँ एशिया के विशालतम लौह एस्के आरक्षित है। हमारे देश में यह लौह एस्के 2 प्रमुख प्रकार के हैं। वैसे जो लौह एस्के के प्रकार है 4 प्रकार के हैं, और जो हमारे देश यानी भारत में जो लौह एस्के है वो 2 प्रकार के हैं। पहला हो गया हेमेटाइट, दूसरा हो गया मैग्नेटाइट। जो लोहा है कहा जाता है औद्योगिक विकास की रीढ़ है, क्योंकि लोहा औद्योगिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में से एक है। इसलिए इसे जो औद्योगिक संसाधनों की रीढ़ भी कहा जाता है। जो हेमेटाइट इसकी जो हेमेटाइट है ये सर्वोत्तम जो क्वालिटीज़ वाला होता है, यानी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में से जो अधिकतम गुणवत्ता वाला क्षेत्र वो है हेमेटाइट। जैसे कि 4 प्रकार का आपने कोयला के एस्के पढ़े, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हेमेटाइट। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। इसकी सर्वोच्च गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है। लौह एस्के की खदानों देश के उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है, जो इस प्रकार है। आपको मैं जो अभी समझा रहा था, जो 4 प्रकार के कोयला क्षेत्र मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, इसमें जो सर्वोत्तम जो कोयला एस्के सर्वोत्तम लौह एस्के है मुख्यतः वो है मैग्नेटाइट। पहला मैग्नेटाइट, कि जो मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह एस्के है। इसमें क्या होता है कि जो 60 से 65% लोहांश पाया जाता है। यहाँ पर जो
लोहे से निकलने वाली जो केमिकल जो धुआं है वो कम प्राप्त होता है किसमें, मैग्नेटाइट में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो हेमेटाइट है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा इसके है, जिसका जो अधिकतम मात्रा में हम क्या उपभोग करते हैं। भारत में यही दो प्रकार के लोहा इसके पाए जाते हैं। और नीचे हो गया लोहा इसके के जो आरक्षित भंडार है कौन कौन से, जो 95% है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जो 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में ही पाया जाता है। फिर ओडिशा में लोहा इसके सुंदरगढ़, जो ओडिशा का एक क्षेत्र है या डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ से आप ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, तीनों नाम पूछा जा सकता है। ओडिशा में कौन कौन से क्षेत्र में लोहा इसके पाया जाता है, या सुंदरगढ़ या मयूरभंज या झार ये कहाँ पर स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है। इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप जो यहाँ से मैं नाम बोल रहा हूँ आप उस चीज़ को वहाँ पर नोट डाउन करते रहिएगा। फिर हो गया यहाँ की जो महत्वपूर्ण खदान है यानी जो खाने हैं। उड़ीसा की बात चली, गुरु महिसानी, सुलाईपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरुबुरु, केंद्रझा तथा बोनाई सुंदरगढ़, ये प्रमुख क्या हो गया लोहे की खदानें हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। इस चीज़ को यहाँ से नोट डाउन करते रहिएगा। फिर आ गया झारखंड। झारखंड की ऐसी ही पहाड़ियाँ जिस श्रृंखलाओं में सबसे पुराने लोहा इसकी की खदानें हैं तथा अधिकतर लोहा इसके एम इस्पात संयंत्र के लिए आसपास ही स्थित है, जैसे नोवा मंडी और गोवा जैसे अधिकतम महत्वपूर्ण खदानें हैं कहाँ, झारखंड में। उसके बाद हो गया खदानें पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम जिलों में भी स्थित है। जो सिंहभूम है कहाँ पर है, ये झारखंड में। फिर हो गया यह पट्टी और आगे दुर्ग हो गया, दांतेवाड़ा हो गया, बेलाडीला तक विस्तृत है। जितने ये अभी ये नाम बोल रहा हूँ मैं, दुर्ग हो गया, दांतेवाड़ा, बेलाडीला, ये सब कहाँ, झारखंड में है। डल्दी तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लोहा इसकी की महत्वपूर्ण खदानें हैं। फिर हो गया कर्नाटक वाला क्षेत्र। कर्नाटक में लोहा इसकी के निश्चय बल्लारी जिले के सुंदर होसपेट क्षेत्र तथा चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ और केंद्रमुख तथा शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुरू जिलों में कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। यानी जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है इसमें बल्लारी हो गया, चिकमंगलूर हो गया, बाबा बुदुन की पहाड़ी हो गया, केंद्रमुख हो गया, शिवमोगा हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, तुमकुरू हो गया, इन वाले डिस्ट्रिक्टों में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है कहाँ, कर्नाटक में। आप इन नामों को मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर कैसे भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, आपको मिलाने के लिए भी आ सकता है, आपको इनका नाम दिया जा सकता है, आपको भारत का मैप दिया जा सकता है, इनको दर्शाने के लिए भी दिया जा सकता है। यानी जो क्वेश्चन का जो तरीका वो कई प्रकार के हो सकता है। इसलिए अगर आपको इन नामों को कंठस्थ करना है तो आपको बार बार देखना होगा, नहीं तो क्या होगा, आप क्या करें, केंद्रमुख आप कहाँ, झारखंड में पहुँचा दोगे, आप हो सकता है जो मयूरभंज आपको छत्तीसगढ़ में पहुँचा दोगे, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाले यहाँ पर चीज़ें हैं। इसलिए आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट के तौर पे कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए और कंठस्थ करने के आपको ये चीज़ें बार बार देखनी होगी और इन चीज़ों को बार बार आपको मैप में एडिटिंग करना होगा, मैप में दर्शाना होगा, तभी आपके माइंड में चीज़ें फिट रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए। ओके। फिर हो गया महाराष्ट्र के, फिर हो गया महाराष्ट्र में चंद्रपुर हो गया, भंडार और रत्नागिरी जिले हो गया, भंडार के लिए जो रत्नागिरी जिले हो गया। फिर तेलंगाना में हो गया करीमनगर हो गया, वारंगल हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया कुर्नूल हो गया, कड़प्पा और कडप्पा, अनंतपुर जिले, ये कहाँ है, तमिलनाडु वाले, सॉरी तेलंगाना वाले क्षेत्र में, सॉरी ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र। तेलंगाना में है करीमनगर और वारंगल है, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल हो गया, कड़प्पा हो गया, अनंतपुर हो गया। फिर हो गया तमिलनाडु राज्य के सलेम तथा नीलगिरी जिले हो गया, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है उसमें सलेम और नीलगिरी क्षेत्र हो गया। और लोहा इसके खनन के लिए अन्य प्रदेश है, जैसे गोवा भी लोहे के महत्वपूर्ण जो रूपों में से स्वरूपों में से उभरा, यानी जो गोवा वाला क्षेत्र यहाँ पर भी लोहा पाया जाता है। अब इसको मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ, ठीक, जैसा आपको दिख रहा है भारत का मैप। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपको दिख रहा होगा ये गोवा दिख रहा है,
केंद्रजुर हो गया, मयूरभंज हो गया, ये सब कहाँ पर है? ओडिशा में हो गया। उसके साथ दिख रहा होगा बेलाडीला हो गया, चंद्रपुर हो गया, भंडारा, दुर्ग हो गया, नागपुर, बालाघाट, यह अधिकांश है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक, ऐसे सुंदरगढ़ हो गया, ये प्रमुख क्या लोहा अस्की के खदान है। वैसे रत्नागिरी हो गया, गोवा, मामर गोवा, चित्रदुर्ग हो गया, शिवमोगा, केंद्रमुख, मंगोल, ये सब कर्नाटक वाले क्षेत्र हैं। बल्लारी, चिकमंगलूर, ठीक, लोहा इसके क्षेत्र, लोहा इसके खाने भी हैं, लोहा इसके निर्यात पतन भी है, और मैग्नीज। यहाँ पर देखिएगा इस वाले आप डायग्राम को देखिए, जो यहाँ पर चित्र बन रखा है इस तरह का आपको दर्शा रखा, आपको सिंबल दिख रहा होगा। इसी सिंबल के अकॉर्डिंग वहाँ पर उस अयस्क का जो चाहे वो खनन क्षेत्र हो या अयस्क क्षेत्र हो या निर्यात क्षेत्र हो या मैग्नीज का हो, वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक, तो आपको ये चित्र बनाना है और ऐसे ही आपको चित्र के माध्यम से इसको ड्रॉ भी करना है। ठीक हो गया बच्चों। फिर हो गया नेक्स्ट, इसमें ये हमने पढ़ा था भारत के लोहस के, इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है। इसके मैं आपको एक सेपरेट और वीडियो बनाऊंगा। जितने भी हमारे धातु या अधातु जो हमारे खनिज है, इसके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपको मैं जो सबसे ज़्यादा उत्पादक है और सबसे ज़्यादा भंडारण है, इसके लिए 2 वीडियो बनाऊंगा। उत्पादन और भंडारण के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन लोहे में किसका है और सबसे ज़्यादा भंडारण में लोहे में किस स्टेट का कौन से स्थान है, ये सब मैं आपके लास्ट में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसको क्लियर करने के बाद। अब है नेक्स्ट मैग्नीज। ये सभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं लोहा इसके पढ़ रहे हैं। लोहा इसके के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसका उपयोग लोह मिश्रित धातु विनिर्माण में भी किया जाता है। ठीक, इसका जो उपयोग किया जाता है लोह मिश्रित धातु और विनिर्माण के कार्यों में भी किया जाता है। फिर हो गया मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम के संबंध है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है सबसे ज़्यादा मैग्नीज यहीं पर पाया जाता है। फिर हो गया नेक्स्ट, इसमें ओडिशा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो ओडिशा राज्य है मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वैसे मैं आपको ये सब वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, कौन सा राज्य कौन से खनिज संसाधन में प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर, तृतीय स्थान पर है, ये सब बताऊंगा। उसका भंडारण भी बताऊंगा और उत्पादन भी बताऊंगा। ठीक है, इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी आप इसको यहाँ से नोट डाउन से कर लीजिएगा। फिर हो गया ओडिशा की प्रमुख खदानें भारत के लोहा इस्क पट्टी के मध्य में विशेष रूप से जैसे बोनाई हो गया, केंद्रझुर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, गंगपुर हो गया, कोरापुट हो गया, कालाहांडी हो गया तथा बोलनगिरी स्थित है। यानी जो ओडिशा के जो क्षेत्र है मध्य पेटी के क्षेत्र, यहाँ पर अधिकांश क्या मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। फिर हो गया कर्नाटक के एक अन्य प्रमुख उत्पादक है तथा यहाँ की खदानें जैसे धारवाड़ हो गया, बल्लारी हो गया। जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो अधिकांश कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, जो धारवाड़ है कर्नाटक का एक जिला है, उसी के नाम से धारवाड़ क्रम की चट्टान भी पड़ा। बल्लारी बेलगावी हो गया, उत्तरी कनारा हो गया, चिकमंगलूर हो गया, शिवमोगा, चित्रदुर्ग हो गया तथा तुमकुरू में स्थित है। यहाँ अधिकांश मैग्नीज पाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। फिर महाराष्ट्र भी मैग्नीज का एक प्रमुख उत्पादक है। यहाँ मैग्नीज का खनन नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी जिलों से होता है। ठीक हो गया, जो महाराष्ट्र है यहाँ पर जो खनिज मैग्नीज पाया जाता है कहाँ से? जो नागपुर हो गया और नागपुर हो गया, भंडारा और रत्नागिरी जिलों में। इन खदाना के अलावा जो ये खदान है, इन खदाना के अलावा ये है कि ये इस्पात संयंत्रों से दूर है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी पाई जाती है बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, निमाड़ में और मांडला और झाबुआ जिले में विस्तृत है। फिर नीचे तेलंगाना तथा गोवा तथा झारखंड में मैग्नीज के अन्य गौण उत्पादक क्षेत्र। यहाँ पर गौण का मतलब हो गया निम्न, यानी कम उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? मैग्नीज, गोवा और झारखंड में। और जो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन किया जाता है वो कहाँ पर? ओडिशा के कौन कौन क्षेत्र? केओंझर हो गया, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, बेलंगेरी। ठीक, इस जो मयूरभंज अधिकांश इन्हीं क्षेत्र में क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है ओडिशा के इन क्षेत्र में। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अभी तक हमने पढ़ा था लोहा इसके, और इसके बाद जो अन्य टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलोह खनिज। इसमें हम पढ़ेंगे जे बॉक्साइट, अभ्रक, और इसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे ये अधिकांश से कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है।